हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। हमने अब तक अपनी 2 बुक ख़त्म कर दी है, रिच डैड पुअर डैड एंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। और आज हम एक ज़बरदस्त बुक स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब तक हमने 2 बुक पढ़ी, वो दोनों फाइनेंशियली रिलेटेड थी। फाइनेंशियल एजुकेशन आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सो आप उनका वीडियो जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे, ये वहीं जाने वाला है। लेकिन आज जो हम बुक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम मैंने बहुत सुना है, बहुत ज़्यादा सुना है। कहते हैं कि वो एक बार में समझ में भी नहीं आती, क्योंकि वो फिक्शनल है। क्योंकि फिक्शनल इमोशन एक बार में आप सही समझ जाओ, वो ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में राइट इमोशन पकड़ सको। तो हम करने वाली हैं अपनी सब्जियां चॉप, और चॉप करते करते अपन सुनाएंगे ऑडियो बुक। लेकिन हम ये कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं क्योंकि लाइफ में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन एंड फिटनेस। सो हम जिम भी कर रहे हैं और हम बुक भी पढ़ रहे हैं। बाकी अपनी लाइफ में जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो करते रहो, बट ये 2 चीज़ें ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड करो। वो है क्या? फिटनेस एंड एजुकेशन। सो जो बुक हम पढ़ने वाले हैं, बुक के ऑथर है फ्योडोर दोस्टोयेव्स्की और बुक का नाम है द ब्रदर कारामाज़ोव। मैंने दोनों नाम सही से नहीं लिए, बट क्या फ़र्क पड़ता है, हमें नॉलेज चाहिए। तो हम, क्योंकि इसकी ऑडियो बुक मुझे हिंदी में मिल गई थी, तो क्योंकि आवर ऑडियंस वुड बी बेस्ड इन इंडिया, ये मैंने इंग्लिश में क्यों बोला मुझे नहीं पता, बट क्योंकि हमारी जनता ज़्यादातर इंडिया से रिलेटेड है, मैं भी इंडिया से हूँ यार, तो अपन ये ऑडियो बुक स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त बुक है, मैंने बहुत सुना है, बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत ज़्यादा सुना है। तो लेट्स सी कैसी बुक होने वाली है, स्टार्ट करते हैं। कल्पनाशील लोगों में से एक था। ओके। भाग 1, पुस्तक 1, एक परिवार का इतिहास। अध्याय 1, फ्योडोर पाव्लोविच कर्माजोव। एलेक्सी फ्योडोरोविच कर्माजोव फ्योडोर पाव्लोविच कर्माजोव के तीसरे बेटे थे, जो अपने समय में हमारे जिले में एक प्रसिद्ध जमींदार थे, और आज भी हम उन्हें उनकी उदास और दुखद मृत्यु के कारण याद करते हैं, जो 13 साल पहले हुई थी, और जिसका मैं उचित स्थान पर वर्णन करूंगा। अभी के लिए मैं केवल इतना कहूंगा कि यह जमींदार, क्योंकि हम उसे इसी नाम से पुकारते थे, हालांकि उसने अपने जीवन का एक दिन भी अपनी जमीन पर नहीं बिताया था, एक अजीब किस्म का था, फिर भी अक्सर मिलने वाला, एक ऐसा प्रकार जो निकृष्ट और दुष्ट था, और साथ ही साथ मूर्ख भी था। लेकिन वह उन मूर्ख व्यक्तियों में से एक था जो अपने सांसारिक मामलों को संभालने में बहुत सक्षम होते हैं, और जाहिर है किसी और चीज की परवाह नहीं करते। उदाहरण के लिए, फ्योडोर पाव्लोविच ने लगभग कुछ भी नहीं से शुरुआत की। उसकी संपत्ति बहुत छोटी थी। वह दूसरों की मेजों पर खाने के लिए दौड़ता था और चाटुकारिता के लिए उन पर चिपक जाता था। फिर भी उसकी मृत्यु के समय ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पास 1 लाख रूबल नकद थे। साथ ही वह अपने पूरे जीवन में पूरे जिले में सबसे मूर्ख, कल्पनाशील लोगों में से एक था। मैं दोहराता हूँ, यह मूर्खता नहीं थी। इन कल्पनाशील लोगों में से अधिकांश चतुर और बुद्धिमान हैं, लेकिन यह सिर्फ मूर्खता थी, और इसका एक अजीब राष्ट्रीय रूप था। उसने 2 बार शादी की थी और उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा दिमित्री उसकी पहली पत्नी से, और 2 इवान और एलेक्सी उसकी दूसरी पत्नी से। फ्योडोर पाव्लोविच की पहली पत्नी एडेलाइडा इवानोवना एक काफी अमीर और प्रतिष्ठित कुलीन परिवार से थी, जो हमारे जिले में जमींदार भी थे, म्यूसोव्स। ऐसा कैसे हुआ कि एक उत्तराधिकारिणी जो एक सुंदरी भी थी, और इसके अलावा उन जोरदार बुद्धिमान लड़कियों में से एक थी, जो इस पीढ़ी में बहुत आम है, लेकिन कभी कभी पिछली पीढ़ी में भी पाई जाती है, ऐसे बेकार कमजोर लड़के से शादी कर सकती है, जैसा कि हम सभी उसे कहते हैं। मैं समझाने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं पिछली रोमांटिक पीढ़ी की एक युवा महिला को जानता था, जो एक सज्जन व्यक्ति के लिए कुछ वर्षों के रहस्यमय जुनून के बाद, जिससे वह किसी भी समय आसानी से शादी कर सकती थी, ने उनके मिलन में असाध्य बाधाओं का आविष्कार किया, और एक तूफानी रात में खुद को एक ऊंचे किनारे से एक गहरी और तेज नदी में फेंक दिया, जो लगभग 1 खाई थी, और इस तरह मर गई, पूरी तरह से अपनी सनक को संतुष्ट करने के लिए और शेक्सपियर की ओफेलिया की तरह बनने के लिए। वास्तव में यदि यह खाई, जो उसका चुना हुआ और पसंदीदा स्थान था, कम सुरम्य होता, यदि इसकी जगह एक नीरस सपाट किनारा होता, तो सबसे अधिक संभावना है कि आत्महत्या कभी नहीं होती। एक
तथ्य है और शायद पिछली 2 या 3 पीढ़ियों में ऐसे कई उदाहरण रहे होंगे। एडेलाइडा इवानोवना म्यूसोव की हरकत भी निस्संदेह अन्य लोगों के विचारों की प्रतिध्वनि थी और मानसिक स्वतंत्रता की कमी के कारण होने वाली जलन के कारण थी। वह शायद अपनी स्त्री स्वतंत्रता दिखाना चाहती थी, वर्ग भेद और अपने परिवार की निरंकुशता को खत्म करना चाहती थी। और एक लचीली कल्पना ने उसे हमें मानना चाहिए थोड़ी देर के लिए आश्वस्त किया कि फ्योडोर पाव्लोविच अपनी परजीवी स्थिति के बावजूद उस प्रगतिशील युग की साहसी और विडंबनापूर्ण आत्माओं में से एक था। हालांकि वह वास्तव में एक बुरे स्वभाव वाला विदूषक था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। शादी को जो चीज दिलचस्प बनाती थी वह यह थी कि यह एक भागकर शादी करने की घटना थी और इसने एडेलाइडा इवानोवना की कल्पना को बहुत मोहित कर दिया। उस समय फ्योदोर पाव्लोविच की स्थिति ने उसे ऐसे किसी भी उद्यम के लिए विशेष रूप से उत्सुक बना दिया था, क्योंकि वह किसी न किसी तरह से अपना कैरियर बनाने के लिए उत्सुक था। खुद को एक अच्छे परिवार से जोड़ना और दहेज प्राप्त करना एक आकर्षक संभावना थी। जहां तक आपसी प्रेम की बात है तो यह स्पष्ट रूप से दुल्हन या उसके अंदर मौजूद नहीं था। एडिलेडा इवानोवना की सुंदरता के बावजूद यह शायद फ्योदोर पाव्लोविच के जीवन में इस तरह का एक अनूठा मामला था जो हमेशा कामुक स्वभाव का था और थोड़ी सी भी प्रेरणा पर किसी भी पेटीकोट के पीछे भागने के लिए तैयार था। वह एकमात्र महिला थी जिसने उसकी इंद्रियों को कोई विशेष अपील नहीं की। भागने के तुरंत बाद एडिलेडा इवानोवना ने एक पल में समझ लिया कि उसके मन में अपने पति के लिए कोई भावना नहीं थी, बल्कि घृणा थी। तदनुसार विवाह ने अपने असली रंग असाधारण तेजी से दिखाए। हालांकि परिवार ने इस घटना को बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया और भागी हुई दुल्हन को उसका दहेज दे दिया, लेकिन पति पत्नी ने बहुत अव्यवस्थित जीवन जीना शुरू कर दिया और उनके बीच हमेशा के लिए दृश्य बन गए। ऐसा कहा जाता है कि युवा पत्नी ने फ्योदोर पाव्लोविच की तुलना में अतुलनीय रूप से अधिक उदारता और गरिमा दिखाई, जिसने, जैसा कि अब ज्ञात है, उसके 25,000 रूबल तक के सभी पैसे तुरंत हथिया लिए ताकि वे हजारों हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाएं। छोटा सा गांव और बढ़िया शहर का घर जो उसके दहेज का हिस्सा था, उसने लंबे समय तक किसी तरह के हस्तांतरण के माध्यम से अपने नाम पर स्थानांतरित करने की पूरी कोशिश की। वह शायद सफल हो जाता। केवल उसकी नैतिक थकान और उससे छुटकारा पाने की इच्छा और उसके द्वारा लगातार और बेशर्म आग्रह से पैदा की गई अवमानना और घृणा के कारण। लेकिन सौभाग्य से एडेलाइडा इवानोवना के परिवार ने हस्तक्षेप किया और उसके लालच को रोका। ये एक तथ्य के रूप में जाना जाता है कि पति और पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन अफवाह यह थी कि फ्योदोर पाव्लोविच ने अपनी पत्नी को नहीं पीटा, बल्कि उसने उसे पीटा, क्योंकि वह एक उग्र स्वभाव वाली, साहसी, गहरे भूरे रंग की अधीर महिला थी जिसमें उल्लेखनीय शारीरिक शक्ति थी। अंत में वह घर छोड़कर फ्योदोर पाव्लोविच से भाग गई और एक बेसहारा धर्मशास्त्री छात्र के साथ 3 साल की बच्ची मित्या को उसके पति के हाथों में छोड़ दिया। फ्योदोर पाव्लोविच ने तुरंत घर में एक नियमित हरम शुरू किया और खुद को नशे की लत में झोंक दिया। बीच बीच में वह पूरे प्रांत में घूमता था, हर किसी से रोते हुए शिकायत करता था कि एडेलाइडा इवानोवना उसे छोड़कर चली गई है। अपने विवाहित जीवन के बारे में ऐसे विवरण बताता था जो एक पति के लिए बहुत शर्मनाक होते हैं। उसे सबसे ज्यादा संतुष्टि और आत्मप्रेम की चापलूसी करने वाली बात थी घायल पति की हास्यास्पद भूमिका निभाना और उसकी पीड़ा को अलंकृत करके पेश करना। कोई सोचेगा कि तुम्हें पदोन्नति मिल गई है फ्योदोर पाव्लोविच, तुम अपने दुख के बावजूद इतने प्रसन्न लग रहे हो, उपहास करने वालों ने उससे कहा। कई लोगों ने तो यह भी कहा कि उसे एक नई हास्य भूमिका मिलने की खुशी है जिसमें वह विदूषक की भूमिका निभा सके, और यह सिर्फ इसे और मजेदार बनाने के लिए था कि वह अपनी हास्यास्पद स्थिति से अनजान होने का नाटक कर रहा था। लेकिन कौन जानता है, यह सरलता हो सकती है। आखिरकार वह अपनी भागी हुई पत्नी का पता लगाने में सफल हो गया। वह बेचारी महिला पीटर्सबर्ग में निकली, जहां वह अपने धर्मशास्त्र के छात्र के साथ गई थी और जहां उसने खुद को पूरी तरह से मुक्ति के जीवन में झोंक दिया था।
फ्योडोर पाव्लोविच ने तुरंत पीटर्सबर्ग जाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसका उद्देश्य वह खुद नहीं बता सकता था। वह शायद सचमुच चला जाता, लेकिन ऐसा करने का निश्चय करके उसने तुरंत ही खुद को यात्रा के लिए एक और बेतहाशा शराब पीकर मजबूत करने का अधिकार महसूस किया। और ठीक उसी समय उसकी पत्नी के परिवार को पीटर्सबर्ग में उसकी मृत्यु की खबर मिली। एक कहानी के अनुसार टाइफस से या दूसरे संस्करण के अनुसार भूख से वह अचानक एक कोठरी में मर गई थी। फ्योदोर पाव्लोविच ने जब अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुना तो वह नशे में था, और कहानी यह है कि वह सड़क पर भागा और खुशी से चिल्लाने लगा, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए, हे प्रभु, अब तू अपने सेवक को शांति से विदा कर दे। लेकिन दूसरे कहते हैं कि वह एक छोटे बच्चे की तरह बिना रोक टोक के रोया, इतना कि लोगों को उस पर तरस आया, भले ही उसने घृणा पैदा की हो। ये बहुत संभव है कि दोनों संस्करण सच थे, कि वह अपनी रिहाई पर खुश था और साथ ही उस महिला के लिए भी रोया जिसने उसे रिहा किया था। एक सामान्य नियम के रूप में लोग, यहाँ तक कि दुष्ट भी, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक भोले और सरल हृदय वाले होते हैं, और हम स्वयं भी। अध्याय 22। वह अपने सबसे बड़े बेटे से छुटकारा पाता है। आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसा पिता हो सकता है और वह अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा। एक पिता के रूप में उसका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अपेक्षित था। उसने एडेलेडा इवानोवना के साथ अपने विवाह से उत्पन्न बच्चे को पूरी तरह से त्याग दिया, न तो द्वेष से, न ही अपनी वैवाहिक शिकायतों के कारण, बल्कि केवल इसलिए कि वह उसे भूल गया था। जब वह अपने आंसुओं और शिकायतों से सभी को परेशान कर रहा था और अपने घर को व्यभिचार के गड्ढे में बदल रहा था, तब परिवार के एक वफादार सेवक ग्रिगोरी ने 3 वर्षीय मित्या को अपनी देखभाल में ले लिया। अगर वह उसकी देखभाल न करता तो बच्चे की छोटी सी कमीज बदलने वाला भी कोई नहीं होता। इसके अलावा यह भी हुआ कि बच्चे की माँ की तरफ के रिश्तेदार भी उसे पहले भूल गए। उनके दादा अब जीवित नहीं थे। उनकी विधवा मित्या की दादी मास्को चली गई थी और गंभीर रूप से बीमार थी, जबकि उनकी बेटियों की शादी हो चुकी थी। इसलिए मित्या लगभग पूरे 1 साल तक बूढ़े ग्रिगोरी के जिम्मे रही और नौकर की झोपड़ी में उनके साथ रही। लेकिन अगर उनके पिता को उनकी याद होती, वास्तव में वे उनके अस्तित्व से पूरी तरह अनजान नहीं हो सकते थे, तो वे उन्हें वापस झोपड़ी में भेज देते, क्योंकि बच्चा उनकी दुराचारिता के रास्ते में ही आता। लेकिन मित्या की माँ के एक चचेरे भाई प्योत्र इलेक्जेंड्रोविच म्यूसोव पेरिस से वापस आ गए। वे कई वर्षों तक विदेश में रहे, लेकिन उस समय वे काफी युवा थे और म्यूसोव के बीच प्रबुद्ध विचारों और यूरोपीय संस्कृति के व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित थे, जो राजधानियों और विदेशों में रहे थे। अपने जीवन के अंत में वे 40 और 50 के दशक में आम उदारवादी बन गए। अपने करियर के दौरान वे रूस और विदेशों में अपने युग के कई सबसे उदारवादी लोगों के संपर्क में आए थे। वे प्राउडहोन और बाकुनिन को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और अपने ढलते वर्षों में उन्हें फरवरी 1848 की पेरिस क्रांति के 3 दिनों का वर्णन करना बहुत पसंद था, जिससे संकेत मिलता था कि वे खुद भी बैरिकेड्स पर लड़ाई में लगभग भाग ले चुके थे। यह उनकी युवावस्था की सबसे आभारी यादों में से एक थी। उनके पास पुरानी शैली में लगभग 1000 लोगों की स्वतंत्र संपत्ति थी। उनकी शानदार संपत्ति हमारे छोटे से शहर के बाहरी इलाके में थी और भूमि से सटी हुई थी। हमारे प्रसिद्ध मठ के डीएस, जिनके साथ प्योत्र एलेक्जेंड्रोविच ने नदी में मछली पकड़ने या जंगल में लकड़ी काटने के अधिकारों के बारे में लगभग जैसे ही वह एस्टेट में आए एक अंतहीन मुकदमा शुरू किया। मुझे ठीक से पता नहीं है। उन्होंने इसे एक नागरिक और संस्कृति के व्यक्ति के रूप में अपना कर्तव्य माना कि पादरियों पर हमला किया जाए। एडेलेडा इवानोवना के बारे में सब कुछ सुनकर, जिसे वह निश्चित रूप से याद करता था और जिसमें वह एक समय में रुचि रखता था, और मित्या के अस्तित्व के बारे में जानने के बाद उसने हस्तक्षेप किया। फ्योडोर पाव्लोविच के लिए अपने सभी युवा आक्रोश और अवमानना के बावजूद उन्होंने पहली बार बाद वाले से परिचय किया और उसे सीधे बताया कि वह बच्चे की शिक्षा का जिम्मा उठाना चाहता है। वह बहुत बाद में एक खास बात के रूप में बताया करते थे कि जब उन्होंने मित्या के बारे में बात करना शुरू किया
तो फ्योदोर पावलोविच कुछ समय तक ऐसे दिखे जैसे उन्हें समझ में नहीं आ रहा हो कि वह किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्हें यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि उनके घर में एक छोटा बेटा है। कहानी भले ही बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, लेकिन यह सच जैसी ही रही होगी। फ्योदोर पावलोविच को जीवन भर अभिनय करने का शौक था, अचानक कोई अप्रत्याशित भूमिका निभाने का, कभी कभी बिना किसी मकसद के, और यहाँ तक कि अपने सीधे नुकसान के लिए भी, जैसा कि उदाहरण के लिए वर्तमान मामले में है। हालांकि यह आदत बहुत से लोगों की विशेषता है, जिनमें से कुछ बहुत चतुर लोग हैं, फ्योदोर पावलोविच की तरह नहीं। प्योत्र अलेक्जेंड्रोविच ने इस काम को जोरदार तरीके से अंजाम दिया और फ्योदोर पावलोविच के साथ मिलकर बच्चे का संयुक्त संरक्षक नियुक्त किया गया, जिसके पास एक छोटी सी संपत्ति थी, एक घर और जमीन, जो उसकी मां ने उसे छोड़ दी थी। मित्या वास्तव में इस चचेरे भाई के पास चला गया, लेकिन चूंकि उसके पास अपना कोई परिवार नहीं था और अपनी संपदा की आय प्राप्त करने के बाद उसे तुरंत पेरिस लौटने की जल्दी थी, इसलिए उसने लड़के को अपनी एक चचेरी बहन, जो मास्को में रहती थी, के पास छोड़ दिया। ऐसा हुआ कि पेरिस में स्थायी रूप से बसने के बाद वह भी बच्चे को भूल गया, खासकर जब फरवरी की क्रांति शुरू हुई, जिसने उसके दिमाग पर एक ऐसा प्रभाव डाला जिसे वह जीवन भर याद रखता रहा। मास्को की महिला की मृत्यु हो गई और मित्या उसकी एक विवाहित बेटी की देखभाल में चला गया। मुझे लगता है कि उसने बाद में चौथी बार अपना घर बदला। मैं अभी इस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे फ्योदोर पावलोविच के ज्येष्ठ पुत्र के बारे में बाद में बहुत कुछ बताना है, और अब मुझे उसके बारे में सबसे आवश्यक तथ्यों तक ही सीमित रहना होगा, जिसके बिना मैं अपनी कहानी शुरू नहीं कर सकता। सबसे पहले, यह मित्या, या बल्कि दिमित्री फ्योदोरोविच, फ्योदोर पावलोविच के 3 बेटों में से एकमात्र था जो इस विश्वास के साथ बड़ा हुआ कि उसके पास संपत्ति है और वह वयस्क होने पर स्वतंत्र होगा। उसने एक अनियमित बचपन और युवावस्था बिताई। उसने व्यायामशाला में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। वह एक सैन्य स्कूल में गया, फिर काकेशस गया, पदोन्नत हुआ, द्वंद्व युद्ध लड़ा और रैंक में अपमानित हुआ, फिर से पदोन्नति प्राप्त की, जंगली जीवन व्यतीत किया और बहुत सारा पैसा खर्च किया। उसे वयस्क होने तक फ्योदोर पावलोविच से कोई आय नहीं मिलनी शुरू हुई और तब तक वह कर्ज में डूबा हुआ था। उसने अपने पिता फ्योदोर पावलोविच को पहली बार वयस्क होने पर देखा और जाना, जब वह अपनी संपत्ति के बारे में उनसे समझौता करने के उद्देश्य से हमारे पड़ोस में आया था। ऐसा लगता है कि वह अपने पिता को पसंद नहीं करता था। वह उसके साथ ज्यादा देर तक नहीं रुका और जल्दी से वहां से निकल गया। वह केवल कुछ पैसे प्राप्त करने में सफल रहा और संपत्ति से भविष्य के भुगतान के लिए एक समझौता किया, जिसके राजस्व और मूल्य के बारे में वह अपने पिता से बयान प्राप्त करने में असमर्थ था। यह एक ध्यान देने योग्य तथ्य है। फ्योदोर पावलोविच ने तब पहली बार टिप्पणी की। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मित्या को अपनी संपत्ति के बारे में एक अस्पष्ट और अतिरंजित विचार था। फ्योदोर पावलोविच इस बात से बहुत संतुष्ट था, क्योंकि यह उसके अपने इरादों के अनुरूप था। उसने केवल इतना ही समझा कि युवक तुच्छ, अनियंत्रित, उग्र भावनाओं वाला, अधीर और अपव्ययी था, और अगर उसे केवल तत्काल पैसा मिल जाए तो वह संतुष्ट हो जाएगा, हालांकि केवल निश्चित रूप से थोड़े समय के लिए। इसलिए फ्योदोर पावलोविच ने इस तथ्य का फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसे समय समय पर छोटी छोटी किश्तें भेजना। अंत में जब 4 साल बाद मित्या धैर्य खोकर अपने पिता के साथ हमेशा के लिए समझौता करने के लिए दूसरी बार हमारे छोटे से शहर में आया, तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं था। उसका हिसाब किताब भी पाना मुश्किल था। उसने अपनी सारी संपत्ति फ्योदोर पावलोविच से पैसे के रूप में प्राप्त कर ली थी, और शायद वह उसका कर्जदार भी था, और उसने अपनी इच्छा से विभिन्न पिछली तिथियों पर जो समझौते किए थे, उनके अनुसार उसे और कुछ पाने का कोई अधिकार नहीं था। और इसी तरह युवक अभिभूत था। उसे धोखे और धोखाधड़ी का संदेह था, और वह लगभग खुद से बाहर हो गया था। और वास्तव में इस परिस्थिति ने तबाही मचाई, जिसका विवरण मेरी पहली परिचयात्मक कहानी का विषय है, या बल्कि इसका बाहरी पक्ष है।
लेकिन उस कहानी पर जाने से पहले मुझे फ्योदोर पाव्लोविच के बारे में थोड़ा कहना चाहिए, अपने 2 अन्य बेटों और उनके मूल के बारे में। अध्याय ठहराए, दूसरी शादी और दूसरा परिवार। अपनी 4 वर्षीय मित्या को अपने हाथों से छुड़ाने के कुछ ही समय बाद फ्योदोर पाव्लोविच ने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी शादी 8 साल तक चली। उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी सोफिया इवानोवना को, जो एक बहुत छोटी लड़की थी, दूसरे प्रांत से ली, जहां वे एक यहूदी के साथ मिलकर कुछ छोटे मोटे व्यापार के सिलसिले में गए थे। हालांकि फ्योदोर पाव्लोविच एक शराबी और दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन उसने कभी भी अपनी पूंजी निवेश करने में लापरवाही नहीं बरती और अपने व्यापारिक मामलों को बहुत सफलतापूर्वक प्रबंधित किया। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत ज्यादा बेईमानी से नहीं। सोफिया इवानोवना एक अज्ञात उपयाजक की बेटी थी और बचपन से ही अनाथ थी, जिसके कोई रिश्तेदार नहीं थे। वह एक सेनापति की विधवा के घर में पली बढ़ी, जो एक अच्छी स्थिति वाली धनी बूढ़ी महिला थी, जो एक साथ उसकी उपकारक और अत्याचारी थी। मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने केवल इतना सुना है कि अनाथ लड़की, एक नम्र और कोमल प्राणी, एक बार एक कील से लटकी हुई एक लगाम से कट गई थी। इस बूढ़ी औरत की सनक और चिड़चिड़ेपन से उसे इतनी भयानक पीड़ा हो रही थी, जो जाहिर तौर पर बुरी दिल की नहीं थी, लेकिन आलस्य के कारण एक असहनीय अत्याचारी बन गई थी। फ्योदोर पाव्लोविच ने उसे एक प्रस्ताव दिया। उसके बारे में पूछताछ की गई और उसे मना कर दिया गया, लेकिन फिर से अपनी पहली शादी की तरह उसने अनाथ लड़की के सामने भाग जाने का प्रस्ताव रखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर वह समय रहते उसके बारे में थोड़ा और जान लेती तो वह किसी भी हालत में उससे शादी नहीं करती, लेकिन वह दूसरे प्रांत में रहती थी। इसके अलावा 16 साल की एक छोटी लड़की इसके बारे में क्या जान सकती थी, सिवाय इसके कि वह नदी के तल पर अपनी उपकारिणी के साथ रहने से बेहतर होगी। इसलिए बेचारी बच्ची ने एक उपकारिणी के बदले एक उपकारिणी को अपना लिया। फ्योदोर पाव्लोविच को इस बार 1 पैसा भी नहीं मिला, क्योंकि सेनापति की विधवा बहुत क्रोधित थी। उसने उन्हें कुछ नहीं दिया और उन दोनों को शाप दिया, लेकिन उसने दहेज की उम्मीद नहीं की थी। उसे जो आकर्षित कर रहा था वह मासूम लड़की की असाधारण सुंदरता थी, सबसे बढ़कर उसका मासूम रूप, जो एक दुष्ट व्यभिचारी के लिए एक अजीब आकर्षण था, जिसने अभी तक केवल स्त्रैण सौंदर्य के मोटे प्रकारों की प्रशंसा की थी। उन मासूम आंखों ने मेरी आत्मा को उस तरह की तरह काट डाला। वह बाद में अपनी घृणित हंसी के साथ कहा करता था, इतने भ्रष्ट आदमी में यह निश्चित रूप से कामुक आकर्षण से अधिक कुछ नहीं हो सकता है। चूंकि उसे अपनी पत्नी से कोई दहेज नहीं मिला था और उसने यूं कहें कि उसे लटकन से लिया था, इसलिए वह उसके साथ औपचारिकता नहीं रखता था। उसे यह महसूस कराते हुए कि उसने उसके साथ गलत किया है, उसने उसकी असाधारण नम्रता और विनम्रता का फायदा उठाया और विवाह की प्राथमिक शालीनता को रौंद दिया। उसने अपने घर में बदचलन औरतों को इकट्ठा किया और अपनी पत्नी की मौजूदगी में व्यभिचार का काम किया। यह दिखाने के लिए कि हालात क्या हो गए थे, मैं बता सकता हूँ कि ग्रिगोरी उदास, मूर्ख, जिद्दी, तर्कशील नौकर, जो हमेशा अपनी पहली मालकिन एडेलेडा इवानोवना से नफरत करता था, ने अपनी नई मालकिन का पक्ष लिया। उसने उसके पक्ष में वकालत की। फ्योदोर पाव्लोविच को एक नौकर के तौर पर कम ही गालियां दी और एक बार तो मौज मस्ती को तोड़ दिया और सभी बदचलन औरतों को घर से बाहर निकाल दिया। अंत में यह दुखी युवती, जो बचपन से ही आतंक में रहती थी, उस तरह के नर्वस रोग से ग्रस्त हो गई जो अक्सर किसान महिलाओं में पाया जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे शैतानों से ग्रस्त होती हैं। कई बार हिस्टीरिया के भयानक दौरों के बाद वह अपना विवेक भी खो देती थी। फिर भी उसने फ्योदोर पाव्लोविच को 2 बेटे पैदा किए, इवान और एलेक्सी, सबसे बड़ा विवाह के पहले वर्ष में और दूसरा 3 साल बाद। जब वह मरी तब छोटा एलेक्सी अपने 4थे वर्ष में था और अजीब तरह से मुझे पता है कि उसने अपनी माँ को जीवन भर याद किया, एक सपने की तरह। बेशक उसकी मृत्यु पर दोनों छोटे लड़कों के साथ लगभग वही हुआ जो उनके बड़े भाई मित्या के साथ हुआ था। उन्हें उनके पिता ने पूरी तरह से भुला दिया और त्याग दिया। उनकी देखभाल उसी ग्रिगोरी ने की और वे उसकी झोपड़ी में रहते थे, जहां उन्हें उस
अत्याचारी बूढ़ी महिला ने पाया जिसने उनकी मां का पालन पोषण किया था वह अभी भी जीवित थी और उन 8 वर्षों में उसने अपने साथ हुए अपमान को नहीं भुलाया था। उस पूरे समय वह अपनी सोफिया के जीवन के तरीके के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर रही थी और उसकी बीमारी और घृणित परिवेश के बारे में सुनकर उसने अपने अनुचरों से 2 या 3 बार ऊंची आवाज में कहा, यह उसके लिए सही है। भगवान ने उसे उसकी कृतज्ञता के लिए दंडित किया है। सोफिया इवानोवना की मृत्यु के ठीक 3 महीने बाद जनरल की विधवा अचानक हमारे शहर में प्रकट हुई और सीधे फ्योदोर पावलोविच के घर चली गई। उसने शहर में केवल आधा घंटा बिताया, लेकिन उसने बहुत कुछ किया। शाम हो चुकी थी। फ्योदोर पावलोविच, जिसे उसने पिछले 8 सालों से नहीं देखा था, नशे में उसके पास आया। कहानी यह है कि उसे देखते ही बिना किसी स्पष्टीकरण के उसने उसके चेहरे पर 2 जोरदार थप्पड़ मारे, उसके बालों के गुच्छे को पकड़ा और उसे 3 बार ऊपर नीचे हिलाया। फिर बिना कुछ कहे वह सीधे झोपड़ी में दोनों लड़कों के पास चली गई। पहली नजर में उसे देखकर लगा कि वे बिना नहाए और गंदे कपड़ों में। उसने तुरंत ग्रिगोरी को भी एक थपकी दी और घोषणा की कि वह दोनों बच्चों को ले जाएगी। उसने उन्हें वैसे ही लपेटा जैसे वे थे। एक गलीचे में उन्हें गाड़ी में बिठाया और अपने शहर चली गई। ग्रिगोरी ने बिना कुछ कहे एक समर्पित दास की तरह वार को स्वीकार किया और जब वह बूढ़ी महिला को उसकी गाड़ी तक ले गया तो उसने उसे झुककर प्रणाम किया और प्रभावशाली ढंग से कहा, भगवान अनाथों के लिए उसे बदला देगा। तुम वैसे भी एक मूर्ख हो, बूढ़ी महिला ने उसे चिल्लाते हुए कहा और गाड़ी से चली गई। फ्योदोर पावलोविच ने इस पर विचार करते हुए फैसला किया कि यह एक अच्छी बात है और उसने जनरल की विधवा को अपने बच्चों की शिक्षा के संबंध में किसी भी प्रस्ताव पर अपनी औपचारिक सहमति देने से इनकार नहीं किया। उसने जो थप्पड़ मारे थे उसके बारे में वह पूरे शहर में घूमता रहा और कहानी सुनाता रहा। ऐसा हुआ कि बुढ़िया इसके तुरंत बाद मर गई, लेकिन उसने अपनी वसीयत में लड़कों के लिए 1,000 रूबल छोड़े उनकी शिक्षा के लिए, और यह सब सिर्फ उन्हीं पर खर्च किया जाए, इस शर्त के साथ कि यह इस तरह से बांटा जाए कि यह उनके 21 साल के होने तक चले, क्योंकि यह ऐसे बच्चों के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। अगर दूसरे लोग अपना पैसा फेंकना उचित समझते हैं तो उन्हें फेंकने दें। मैंने खुद वसीयत नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने सुना है कि उसमें कुछ अजीबोगरीब बातें लिखी हुई थीं जो बहुत ही सनकी ढंग से व्यक्त की गई थीं। मुख्य उत्तराधिकारी येफिम पेत्रोविच पोलिनोव प्रांत के कुलीनों के मार्शल हालांकि एक ईमानदार व्यक्ति निकले। फ्योदोर पावलोविच को लिखते हुए और तुरंत यह समझते हुए कि वे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उनसे कुछ नहीं ले सकते। हालांकि बाद वाले ने कभी सीधे मना नहीं किया, बल्कि हमेशा की तरह टाल मटोल करते रहे और वास्तव में कभी कभी बहुत भावुक भी हो जाते थे। येफिम पेत्रोविच ने अनाथों में व्यक्तिगत रुचि ली। वह छोटे भाई एलेक्सी से विशेष रूप से प्यार करने लगा, जो लंबे समय तक उसके परिवार का सदस्य रहा। मैं पाठकों से अनुरोध करता हूं कि वे इसे शुरू से ही नोट कर लें। और येफिम पेत्रोविच एक ऐसे उदार और मानवीय व्यक्ति जो शायद ही कभी मिलते हों, के प्रति युवा लोग अपनी शिक्षा और लालन पालन के लिए किसी और से अधिक ऋणी थे। उसने जनरल की विधवा द्वारा छोड़े गए 2,000 रूबल को बरकरार रखा ताकि जब वे वयस्क हुए तो ब्याज के संचय से उनका हिस्सा 2 गुना हो गया। उसने उन दोनों को अपने खर्च पर शिक्षित किया और निश्चित रूप से उनमें से प्रत्येक पर 1,000 रूबल से कहीं अधिक खर्च किया। मैं उनके बचपन और युवावस्था का विस्तृत विवरण नहीं दूंगा, लेकिन केवल कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करूंगा। बड़े भाई इवान के बारे में मैं केवल इतना कहूंगा कि वह थोड़ा उदास और संकोची लड़का था, हालांकि वह डरपोक नहीं था। 10 साल की उम्र में उसे एहसास हुआ कि वे अपने घर में नहीं बल्कि दूसरों के दान पर जी रहे थे और उनके पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में बात करना शर्मनाक था। इस लड़के ने बहुत कम उम्र में, लगभग अपनी शैशव अवस्था में ही, कम से कम वे तो यही कहते हैं, सीखने के लिए एक शानदार और असामान्य योग्यता दिखाना शुरू कर दिया था। मुझे ठीक से पता नहीं क्यों, लेकिन उसने मुश्किल से 13 साल की उम्र में येफिम पेत्रोविच के परिवार को छोड़ दिया, मास्को के एक व्यायामशाला में दाखिला लिया
और एक अनुभवी और प्रसिद्ध शिक्षक के साथ रहने लगा, जो येफिम पेत्रोविच का पुराना दोस्त था। इवान बाद में घोषणा करता था कि यह सब येफिम पेत्रोविच के अच्छे कामों के लिए जोश के कारण था, जो इस विचार से मोहित था कि लड़के की प्रतिभा को एक प्रतिभाशाली शिक्षक द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन जब युवक ने व्यायामशाला से स्नातक किया और विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, तब न तो येफिम पेत्रोविच और न ही यह शिक्षक जीवित थे, क्योंकि येफिम पेत्रोविच ने अत्याचारी बुढ़िया की विरासत के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था, जो 1000 से बढ़कर 2 हो गई थी। इसलिए रूस में अनिवार्य औपचारिकताओं के कारण इसमें देरी हुई और युवक विश्वविद्यालय में पहले 2 वर्षों तक बहुत मुश्किल में रहा, क्योंकि उसे पढ़ाई के दौरान खुद को व्यस्त रखना पड़ा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसने अपने पिता से संवाद करने की भी कोशिश नहीं की, शायद गर्व से, उनके प्रति अवमानना से, या शायद